ने भी सोचा था कि समाज में परिवर्तन होंगे, जाति चली जाएगी, अब जाति गई नहीं, असमानता गई नहीं, तो करें क्या। इसलिए आरक्षण बढ़ाने की बात इतने दशकों के बाद भी हो रही है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है और कब तक राजनीति आरक्षण को केंद्र में रखकर ही होती रहेगी। फिर कहां गई विकास की बातें, यानी कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा सकती हैं, तभी तो आरक्षण की बात हो रही है। विशाल जी, सन 1950 में संविधान बनाने वाले अंबेडकर साहब जी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी जाति विशेष को आरक्षण दे रहे हैं। आप सभी को पता है, भारत देश की प्रत्येक जनता को पता है कि आज 75 साल बीत, अंबेडकर साहब ने किसी जाति को आरक्षण देने का पक्ष में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप 1950 के उस रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कमजोर व्यक्ति है उसे उठाने का काम करने के लिए आरक्षण लागू करने का प्रयास किया था, और वह 75 साल बीत जाने के बाद भी न कांग्रेस ने उसको बराबर ढंग से देखने का काम किया, न भारतीय जनता पार्टी ने उसको ढंग से देखना का प्रयास किया। और हर आदमी वोट की राजनीति में केवल आरक्षण की पैरोकारी करके किस तरह से हम, जो माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 15-20 साल से राज्य इस देश में सरकार बनाई है, क्यों नहीं मेडिकल फ्री कर देते हैं आप, किसी भी व्यक्ति को दवा फ्री मिलने लगे, क्यों नहीं आप स्कूल के एजुकेशन फ्री कर देते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट में हो सरकारी हो। जब आप 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता को गरीब मान चुके हैं और 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो क्या 140 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज नहीं दे सकते हैं? क्यों ऐसा व्यवस्था है? इन नेताओं के लिए तो सबसे बड़ी बात दुखद ये है कि आप आरक्षण देना चाहते हैं कमजोर वर्ग को। कमजोर वर्ग है कौन? आपने बिहार में जाति जनगणना कराई, जाति जनगणना में आपने देख लिया कि कमजोर वर्ग कहां है आज की डेट में। मैं कहता हूं जो SC ST और SC में जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, कभी आपने आकलन करने की कोशिश की कि इनकी जातियों में कितने लोग आज राजा हैं, कितने लोग आज धनवान हैं, कितने लोग आज धन बटोर रहे हैं? क्यों नहीं उनको हटा दिया जाता है आरक्षण से? लेकिन आपकी मानसिकता सिर्फ इतनी रह गई है कि चूंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है और आरक्षण का वोट हमें प्राप्त करना है। मायावती जी जब वो कांग्रेस का पक्ष या सपा का पक्ष या जब लेती थी तब तो नहीं कुछ कहती थी। आज कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है, दोनों बातें समझनी होगी। राहुल जी ने, विशाल जी, बहुत क्लियर कट कहा हुआ है कि हम इसे बराबरी में लाकर आगे चलकर आरक्षण को खत्म करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये मैं भी सुझाव देता हूं, लेकिन आरक्षण खत्म का मतलब ये नहीं है कि कमजोर वर्ग को उठाया ना जाए। आप आरक्षण देने के लिए कमजोर वर्ग को धन दीजिए, बंगला दीजिए, उसको बाकी पैरोकारी उसकी जो भी करना हो, लेकिन शिक्षा में आरक्षण, दवा में आरक्षण, भाई दवा और शिक्षा को फ्री करते हुए आप निश्चित तौर से आरक्षण गरीब को दीजिए। गरीब ब्राह्मण में भी है, गरीब राजपूत में भी है, गरीब बनिया में भी है, गरीब SC ST, तो आज तो आरक्षण सबको चाहिए। और यदि आरक्षण का ही पैरवीकार करनी है किसी भी पार्टी को, तो 98% आरक्षण बांट दीजिए और फिर इस देश का चलन देख लीजिए। जाति जनगणना में आज बिहार की स्थिति में 3%, 3.86%, 3.67% ब्राह्मण और राजपूत हैं, 11% यादव हैं। आप कह रहे हैं जिनकी संख्या ज्यादा होगी उसको आरक्षण ज्यादा दिया जाएगा। तो उन्हीं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि जिन्होंने ये जनगणना कराई है कि जब रामविलास पासवान जी दिल्ली के वेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, विशाल जी, निश्चित तौर से इन्होंने उस डॉक्टर को साफ मना कर दिया जो SC OBC के थे, बोला हम उनसे अपना इलाज नहीं कराएंगे। आरक्षण एक श्राप है, आरक्षण एक श्राप है जो जातिगत दिया जाता है। इसके खिलाफ देश की जनता को आगे आना चाहिए और नेताओं को खुल के बोलना चाहिए। वोट पाने के लिए आरक्षण देना ये बिल्कुल ठीक नहीं। अनिल गोयल साहब, राहुल गांधी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उस हिसाब से देखा जाएगा। बीजेपी का स्टैंड ना तो जातिगत जनगणना को लेकर क्लियर आता है, ना आरक्षण बढ़ना चाहिए घटना चाहिए उतना रहना चाहिए। क्या स्टैंड है बीजेपी का? बीजेपी का स्टैंड तो बड़ा स्पष्ट है कि जो आरक्षण है वो आरक्षण रहेगा, लागू रहेगा, उसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कंफ्यूज है तो कांग्रेस कंफ्यूज है,
यानी कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा के आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि हम कुछ समय बाद आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी इन्होंने आरक्षण को खत्म करने के बाद राहुल गांधी कर रहे हैं, आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। और इससे पहले भी जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने भी कहीं भी किसी भी विषय में आरक्षण का समर्थन नहीं करा। और इन्होंने तो जैसे मानो अंबेडकर साहब है, उनको भारत रत्न भी इन्होंने नहीं दिया, उनको उन्होंने चुनाव हरवाया, उन्होंने उनके खिलाफ जितने गलत काम करे सबको बताया। सीताराम केसरी जी को उन्होंने जो है नहीं, अनिल गोयल जी, इतना तो आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं कर सकती। तो आप भी जानते हैं ना, इतना बड़ा रिस्क तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के सिनेरियो में तो नहीं ले सकती। वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि मैं तो 50% से बढ़ाने की बात कर रहा हूं आरक्षण। आपने बयान दिया और उसके बाद बयान उसको पलटना पड़ रहा है, बयान को बदलना पड़ रहा है। यानी ये सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने कही है कि हम समानता आते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। अब ये आरक्षण खत्म करने की सोच किसकी है? कांग्रेस की। और वो तो कह रहे हैं ना जातिगत जनगणना करवाइए, फिर जिसका जितना हिस्सा निकलेगा उतना दे देंगे उसे। आप जातिगत जनगणना कहां करवाना चाहते हैं? आप करवाना चाहते हैं क्या? आप एक बात बताएं, इन्होंने 2014 से पहले क्यों नहीं करी जाती? नहीं, मैं उनसे पूछूंगा। अब तो नए सेंसस की बारी आ गई ना, 2021 में समय निकल गया सेंसस का, 3 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है। सेंसस करवाएंगे क्या? सर मैं एक बात का जवाब बोलता हूँ कि ये जो बात कहते हैं अपने टाइम में क्यों नहीं करते? नहीं, मैं पूछूंगा उनसे कि वो अपने टाइम में क्यों नहीं करते, पर अब तो टाइम आपका है। अभी तो आपका टाइम है। अभी तो आप बताइए कि आप करवाएंगे जातिगत जनगणना के नहीं करवाएंगे? सर मुझको ये बता दें कि इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कितने लोगों को जातिगण के आधार पर पदाधिकारी बना रखा है? हम तो एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं। अरे तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो सही। सर मैं बताता रहा हूँ, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगह मुख्यमंत्री हमने आदिवासी बनाए हैं। मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो, दोनों जगह उप मुख्यमंत्री हमने दलित उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम तो आदिवासियों का, दलितों का, आप जातिगत जनगणना को लेकर क्लियर हाँ या ना नहीं बोल पा रहे। यही स्थिति बीजेपी की नजर आती है। बहुत कंफ्यूज स्थिति है जातिगत जनगणना को लेकर। आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाते। बीजेपी कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज कांग्रेस है। कभी अभी भी आप नहीं कह रहे हाँ या ना। आप जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते? अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं। अभी भी नहीं, हम तो विशाल जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हम निश्चित तौर पर जो आज का आरक्षण है उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, चलिए गणना भी नहीं करवाएंगे। ठीक है। राज शर्मा जी, अब 50% से आरक्षण बढ़ाना है, उतना ही रखना है, खत्म कर देना है? राहुल गांधी का पहले स्टेटमेंट आया समानता आ जाएगी, खत्म कर देंगे। अभी स्टेटमेंट आया हम 50% से ज्यादा कर देंगे। तो कितना कर देंगे? अब बिहार की जनगणना तो बताती है कि SC ST OBC मिलाकर 85% है। तो क्या करेंगे? आरक्षण को 85% कर दें फिर? देखो विशाल भाई, मैं आपके जवाब देने से पहले 2 सेकंड बीजेपी के लिए कहना चाहता हूँ। इनकी दिक्कत क्या है? बीजेपी के नेता अंग्रेजी नहीं समझते, जिसको अंग्रेजी समझने के लिए हम भी बच्चा। जबकि मेरे जैसे देश में भी जहाँ की कम लोग, इतने लोग अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन हम अपने पैट से भी कहते कम हेयर प्लीज सिट, उसके आदि अंग्रेजी नहीं समझते। लेकिन आज एहसास हुआ गोयल साहब की बात सुन के कि वो आपकी हिंदी में कहने के बाद भी नहीं समझ पाए। एक बात जवाब कहना चाहिए कि आप जातिगत गणना कराना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना कह दें। जैसे मैं कहता हूं मेरी पार्टी का बयान है, स्टैंड है कि हम वो कराएंगे। फिर एक और चीज बता दूं, गोयल साहब के लिए ही बता दूं, ये अंग्रेजी नहीं समझे थे राहुल। अब फिर कहता हूं ना, ये देश अच्छी दिशा में जा। मैं घमंड से कह सकता हूं, हम प्रवक्ता को बात 90% सीरियस थे, लेकिन विश्लेषकों को 25 सीरियस था। मैं तिवारी जी को छोटा करता हूं, इन्होंने की बात की और बायस। आप ये बताओ राहुल, एक बात है कि हम इसे रिव्यू करेंगे, जातिगत कराएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे करना है। अभी तिवारी जी ने बताया अंबेडकर साहब भी चाहते 40 साल तक, 40 का बोले तो एक सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव आप एटीट्यूड हो। 40 का मतलब अंबेडकर साहब की सोच हुई कि 40-50 साल में हम लोग समानता में आ जाए। और मेरा और मेरी पार्टी का एक बात कि हमें संरक्षण उस व्यक्ति को देना है गरीबी रेखा में रह रहा है, उस स्थान के लिए हमें उसे संरक्षण देना जरूरी है। राज शर्मा जी, आप उन्होंने भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी से भी उन्होंने एक सवाल पूछा। मैं भी वही पूछ रहा हूं। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते आपने करवाई थी ना, वो जारी क्यों नहीं की? कर्नाटक में सरकार बना के भी आपने करवाई थी,
उसके भी आंकड़े नहीं जारी किए। आप ही जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर देते, आप क्यों लेके बैठे रहे जातिगत जनगणना के आंकड़ों को? विशाल भाई, ये बात बड़ी जज्बाती रूप पे कहूंगा, आंख से आंख मिला के कहूंगा, कुछ गलतियां देखिए 100% कोई सरकार गलत नहीं करती, कुछ 100% अच्छा नहीं करती। अरे कुछ गलतियां हमसे हो गई होगी अनजाने जाने में, तभी तो ये 2014 में सरकार में आए। और अरे कर्नाटक में तो अभी भी आप ही की सरकार है सर, वहां तो आंकड़े भी आप ही के पास है, गलती सुधार लीजिए, इतना बड़ा मौका है। नहीं वो हो जाएगा। अभी हम देखिए, एक बात बता दूंगा मैं तो एक और आगे बढ़कर कह रहा हूं, हमारे देश में एक चीज का प्रचलन होना चाहिए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री और मेरे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक साथ बैठ के डिबेट करें, पूरा देश उनको सुने, उनके विजन पे चले। अब क्या यहाँ पे दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के, अब देख लीजिए आप नेताजी, मैं कह रहा हूं आप मुझसे पूछिए कि जातिगत जनगणना होगी कि नहीं होगी, कांग्रेस के पास आंसर नहीं है कि हमने करवा ली थी लेकिन आंकड़े तो साफ जारी नहीं किए हमने। किससे किस पर यकीन किया जाए? देखिए, राजनीति को लेकर के एक शेर अक्सर कहा जाता है कि बर्तन और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो अब आप राजनीतिज्ञों पर इतना भरोसा कर लीजिए कि वो जो कहेंगे वही करेंगे, तो फिर जो है हमारी बहुत बड़ी नादानी हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के ये आज की कसर नहीं है। अगर ये देखिए तो उसकी पूरी कहानी जो शुरू हुई थी, बहुत पीछे इतिहास में चले जाइए तो 1909 में थी, और वहां से अगर देखिए तो कभी धर्म के नाम पर जो आरक्षण दिया गया, तो कभी जाति के नाम पर आरक्षण दिया गया, और हमेशा इनके बीच में उड़ाप हो रही। संविधान सभा में जो सबसे तगड़ी बहसें हुई होंगी, उन बहसों में एक बहस ये थी कि आरक्षण दिया जाए या न दिया जाए, और एक ऐसा वक्त था जब पटेल जी और अंबेडकर जी के बीच में इस कदर बन गई थी कि अंबेडकर जी ने जो है वो इस्तीफा देने की बात कह दी थी। और समस्या ये है कि इसको लेकर के जो जब अंबेडकर जी अपना इस्तीफा सामने रखे थे, तब पटेल जी ने जो ये कहा था, और बड़े खूबसूरत उनका कोटेशन है कि मैं किसान का बेटा हूँ और ये जानता हूँ कि कौन सा बीज अच्छी फसल देगा और कौन सा नहीं देगा। मुझे रिजर्वेशन मंजूर हो सकता है, लेकिन बिना अंबेडकर के मुझे संविधान सभा मंजूर नहीं हो सकता है। और इस बात पर सहमति बनने के बाद ही अगली जो है बैठक में जबकि भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में गए थे, नहीं तो लंबे समय तक एब्सेंट रहे। और इसके बाद भी जब बहस चली है तो कांग्रेस के ही के मुंशी हुआ करते थे, वो हमेशा रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। बाद में जितने भी आरएसएस के विचारक रहे, अगर आप उनमें से ज्यादातर उठा करके देखिए, आप सावरकर को भी उठा करके देखिए, सावरकर समग्र जो 2 खंड में पूरा आया है उसमें उन्होंने रिजर्वेशन या आरक्षण का विरोध किया है। उनके हिसाब से सभी हिंदू एक होने चाहिए, वो आरक्षण की खुलेआम बगावत करते हैं। नेहरू 1961 में अपने आधिकारिक लेखे में जो है, हालांकि इसके पहले 1951-52 में वो लिख करके देते हैं कि हम संविधान में संशोधन करवा रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, और अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो आरक्षण की बातें जोड़ी गई थी वो इनके इंटरवेंशन के बाद ही जोड़ी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ी हैं, वो श्योर नहीं हो पाते हैं कि इसका हमको राजनीतिक फायदा कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना है। तो एक तरफ इनका दिल कहता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ इनका दिमाग अपने राजनीतिक कैलकुलेशन में लगा देता है। वरना आज आपके सामने बीजेपी के भी जो है प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, और विशाल जी बड़ा अच्छा लगा कि दोनों से आपने इतने तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस के ऊपर टाल रही है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर टाल रही है, क्योंकि किसी का भी चरित्र इस मामले में साफ नहीं है। एक सवाल इस समय देश की जनता के सामने और रखा जाना चाहिए कि क्या ये जो बराबरी की बात की जा रही है, इसका एकमात्र उपाय आरक्षण ही है? तो यही बड़ा सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि सब कुछ आरक्षण पर केंद्रित क्यों हो गया अचानक से? सारी विकास की बातें, सारी समान अवसर देने की बातें सब पीछे रह गई हैं, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पर फोकस हो गया, ऐसा लगने लग गया है। हाँ, और इसमें सभी दोषी केवल 3 ही जो है अगर कैबिनेट सेक्रेटरी एससी एसटी बन पाए हैं, तो ये सवाल कांग्रेस को भी देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के समय में इनकी नियुक्ति प्रमोट होकर के आएंगे। क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में
मेरी आवाज आ रही होगी जी, आपको? जी, जो जी। प्रमोशंस होते हैं वो हाँ। प्रमोशंस जो है हाँ। वो फिक्स्ड प्रमोशंस है, आप उनको रोक नहीं सकते। ये ऑल इंडिया सर्विसेज का जो है जी। नेचर है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो वो क्यों अब तक उतना ऊपर नहीं पहुंचे 75 सालों में? क्योंकि इसकी जवाबदेही जितनी बीजेपी की बनती है, क्योंकि 20 साल की करीब वही मैं कह रहा हूँ, BJP की शासन बीजेपी में कांग्रेस रहती है। दोनों की बनती है भाई, मेजरली आप ही दोनों ने देश चलाया, और तो किसने चलाया? ये मैं डॉक्टर तिवारी आपके पास आ रहा हूँ। फिर इतना ही अगर आरक्षण का ख्याल है और इतना ही पिछड़ों को, दलितों को मौके देने का ख्याल है, तो सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि थोड़ा सा सब क्लासिफिकेशन कर लीजिए, देख लीजिए कि एससी एसटी में भी जिसे फायदा मिला है उससे छोड़कर जिनको नहीं फायदा मिला उन तक भी पहुंचिए। इतनी बड़ी 140 करोड़ की आपकी आबादी है, करोड़ों लोग ऐसे हैं एससी एसटी में होते हुए भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, उन तक भी पहुंच जाइए। तो कोई सरकार हिम्मत नहीं दिखा पाती, विपक्ष भी डराता है कि देखिए लागू करके दिखाइए फैसला। कोई थोड़ा सा भी आप सुधार करने की तरफ आगे बढ़े, एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगते हैं कि खत्म कर देंगे साहब आरक्षण। विशाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार इस बात के लिए कहा, लेकिन ना कांग्रेस पार्टी और ना बीजेपी दोनों ने समीक्षा करने का काम नहीं किया है। अभी मैंने दोनों को सुना, मैं जानना चाहता हूं जातिगत आरक्षण जो दिया जा रहा है, या जिस तरह से आप बिहार में जनगणना करा रहे हैं, मैं तो कहता हूं भारत देश के प्रत्येक राज्य में आप जनगणना कराइए, जातियां अलग कराइए और जानिए कि किसकी जाति कितनी हो गई है। लेकिन आरक्षण शिक्षा में दे देना, आरक्षण नौकरी कराना, नौकरी में छलांग लगाने से नहीं होता, इस मानवता से चलता है, समानता समरसता से चलता है। समानता और समरसता तभी आएगी जब हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ख्याल करेंगे। यहां पर ख्याल करने का मतलब ये नहीं है कि आप आरक्षण उसे देते रहिए जो खरपति बनता जा रहा है, आरक्षण उसे मिलता ही नहीं। कभी किसी ने यह आंकलन करने की कोशिश की है कि पिछले 75 साल से आरक्षण दिया जा रहा है, क्या सचमुच उस व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है जिस जाति को आरक्षण दिया गया है? नहीं मिला है। मैं उदित राज जी की बात से सहमत हूं। उदित राज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अंबेडकर साहब भी चाहते थे कि 40 साल के बाद यह समानता आ जाए और 40 साल के बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन 40 साल की जगह पे 75 साल बीत गए और अभी आप 75 साल तक समानता नहीं ला पाए, 75 साल तक गरीब को अमीर नहीं बना पाए। तो एक समानता क्या होता है? क्या सबको कार दिला देंगे तो समानता होगा? समानता यह है कि इस देश से भुखमरी हटानी है, और भुखमरी हटाने में आप 140 करोड़ जनता के बीच में 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ जनता गरीब है। 80 करोड़ जनता को आप आंकलन करके छांटिए और छांट करके उसको आरक्षण देने का काम करिए, चाहे वो किसी जाति का हो, नहीं, पर किसी धर्म का हो। देंगे किसमें? एक तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, सरकारी कंपनियां ही नहीं बच रही हैं, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल नहीं बच, तो फिर आरक्षण का फायदा। नहीं, आप अनिल गोयल जी, जब कांग्रेस कहती है कि सरकार भले ही इनका लेकिन सिस्टम हमारा है, तो वो चीज ठीक लगती है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन कहा तो आपकी सरकार तुरंत पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, एससी एसटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा होने के बाद भी आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता है। जिस परिवार में एक आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया, सरकारी अधिकारी बन गया बड़ा, अब उसी परिवार को बार बार आरक्षण देने की जगह उसी एससी एसटी में और लोगों को भी मौका दीजिए। सरकार तुरंत पीछे हट गई। डर लग रहा है आपको भी? ऐसा लगता है कि विपक्ष जो नैरेटिव बनाना चाहता था वो दबाव आप पर बहुत ज्यादा काम करता है? नहीं विशाल जी, विपक्ष का काम तो शोर मचाना है, वो शोर मचाएगा, और हमको देश की सेवा करनी है, देश के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, हम काम करें। और बिल्कुल जो अम्बेडकर जी ने कहा था कि 40 साल के अंदर आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो उनकी सोच निश्चित तौर पर 40 साल तक जो हम आरक्षण का जिनको लाभ देना चाहते हैं वो आगे बढ़ करके सबके बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्यों 40 साल में लगातार रिजर्वेशन समाप्त किया जाएगा? भाई जी, आपको बीच में बोलने की आदत है, आपको बीच में बोलने की आदत है, और आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक सुन रहा था। गोयल साहब, आप लोग बीजेपी वाले सारे अनिल जी, एक सेकंड, मैं सिर्फ एक लाइन के लिए मैं आशीष जी को दे रहा हूं मौका, वो एक बार बोल लें फिर आप बोल लीजिएगा। सवाल सालों का नहीं, लेकिन सवाल ये था कि 75 सालों के बाद भी अगर आरक्षण बढ़ाने की बात करनी पड़ रही है तो फिर वो जो मकसद था वो पूरा हुआ क्या? सिर्फ एक लाइन में मैं इस लाइन पर सिर्फ इतना कहूंगा कि आरक्षण की जो टोटल बहस यहाँ पर हो रही है, उस बहस में हम लोग बार बार केवल और केवल जो है आर्थिक समीकरण को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन के मूल में कभी भी इकोनॉमिक था ही जी। आप आर्टिकल 15 की लैंग्वेज पढ़िए, आर्टिकल 16 की लैंग्वेज आर्थिक आधार नहीं था। तो हम लोग
आर्थिक आधार बिल्कुल नहीं था, आप 340 को भी पड़ गए हाँ। इसमें। तो ये बहुत ही गलत है। और हाँ। मैं आपको एक चीज और करेक्ट कर दूं हाँ। कि ब्राह्मण वर्ग को भी उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में जो है, जो रीजन है, जो जौनसार बाबर साहब करके ब्राह्मण उपवर्ग है, उसको वहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। नहीं आशीष जी, और एक मिनट, ST वर्ग आशीष जी, आप, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ब्राह्मण वर्ग को दिया गया, राजपूत को क्यों नहीं दिया गया, बनिया वर्ग को क्यों नहीं दिया गया? आप उसके पक्षधर नहीं है क्या? क्या आप बनिया और राजपूत के दुश्मन है क्या? देखिए, देश समानता से चलता है, समरसता से चलता है, इस आरक्षण के भाग्य से नहीं चलता। ठीक है। मैं लगातार इसी बात की वकालत कर रहा हूं कि रिजर्वेशन का मूल आधार क्या है? क्या राजपूतों की श्रेणी के उपवर्गों को आरक्षण नहीं दिया गया है, या बनियों की किसी भी उपवर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया? बनियों के भी ऐसे उपवर्ग हैं जिनको कि ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है। आप इस फैक्ट को करेक्शन करिए, लगभग सबको दिया गया है, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है। हाँ, आर्थिक आधार आरक्षण नहीं है। ठीक है अनिल जी, मेरा सुप्रीम कोर्ट वाले सवाल था, सब क्लासिफिकेशन को लेकर आप तुरंत क्यों पीछे हट गए? विशाल जी, मैं अभी, मेरे भाई कह रहे थे, हमने 10% जो आरक्षण आर्थिक आधार पर ही बढ़ाया है। नहीं, आपने बढ़ाया वो बात ठीक है, वो अंबेडकर जी वाली बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, आपने आर्थिक आधार पर दिया, वो हमारी सरकार ने ये बढ़ाया, हमारी सरकार ने ये करके दिखाया हाँ। कि जो 10% आरक्षण, हम जो भी गरीब है, वो किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का होगा, उसको हम 10% आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात कहती है। अगर कहीं भी 40 साल तक अगर लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है, जिसकी वजह से कुछ आज बाबा इस अपने के लिए परिणाम भी को बोल देख दो। रहा है। बाबा अरे झूठ भाई, बोलते रहोगे जीवन भर, 40 मुझे समझ नहीं आता। कहा था ना। अपने आप बोलो अरे ना। 40 अच्छा, भूल जाते हो किसके प्रवक्ता हो आप? आपको अभी देखो, फिर मैंने कहा कालरा साहब, अंग्रेजी छोड़ो, इन्हें भारत की भाषा मातृभाषा नहीं समझते हैं ये लोग। इनके संग जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप हिंदी में डायरेक्ट पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। अरे शर्मा जी, एक बार वो बोल लें, एक बार वो बोल लें, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। आपको मौका पूरा तो मिल रहा है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे 40 साल आराम से आप एक बात का जवाब दे दो। आप एक बात का जवाब दो। 40 मेरी बात का जवाब दे दे। मुझे कुछ नहीं जानना, ये बता दो बात। आप मुझे इस बात का जवाब दो। पता क्या है? नहीं, एक ही बात। अरे भैया, बताने की जरूरत नहीं है, पता ये आपका जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दो विश्लेषक बैठे, आप ये बता दो इन्होंने क्या सही कहा, क्या गलत, इन्होंने सही कहा। ठीक है राज शर्मा जी, एक सेकंड, ठीक है। एक बार अनिल जी अपनी बात पूरी तो कर लें, बात पूरी कर लें, ठीक है। अरे नेहरू गांधी जी की बात नहीं हो रही, ये वही देश है जिसको वर्ल्ड नेहरू गांधी जी के नाम से जानता है। नेहरू जी ने कहा था 19% आरक्षण विरोध करा नहीं करा था। मंडल आयोग को नहीं, आप दोनों जवाब नहीं देना चाह रहे ना, आप एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अपने अपने सवालों का जवाब आप दोनों नहीं देना चाहते। इनको बीच में बोलने की आदत है, अपने टाइम पे ये बोल नहीं, ठीक है अनिल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। राज शर्मा जी प्लीज आऊंगा ना आपके पास, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा, उनको बोल तो लेने दीजिए, कम से कम बात पूरी कर लीजिए अनिल जी। मेरा बड़ा स्पष्ट है कि जब बाबा साहब ने 40 साल की बात रखी थी, तो इस 40 साल में कांग्रेस का राज था। इस 40 साल में कांग्रेस ने जो बाबा साहब की नीयत थी उसको पूरा क्यों नहीं करा? ये बिल्कुल फेल रहे हैं, जिसका नुकसान देश को आज तक उठाना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर हमने 10% का जो आरक्षण दिया वो गरीब के आधार पर ही दिया है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का हो। अगर वो गरीब है तो उसको 10% का आरक्षण का लाभ हमने दिया, ये हिम्मत हमने करके दिखाई है। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस कभी संविधान बचाने की बात करती है, कभी आरक्षण की बात करती है, कभी आरक्षण का विरोध करती है, कभी एक जात पर ने पात पर मोहर लेके हाथ पर बात करते हैं, कभी जाति के जनगणना की बात करते हैं। आप कंफ्यूज पार्टी है। आप ये बताएं, कांग्रेस का नारा था मैं जाति पर न पार्टी पर मोहर लगी हाथ पर, मैं जात पर न पात पर मोहर लगी हाथ पर, और आज ही जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये 19 जो इंदिरा गांधी टाइम में बात थी, उस समय ये कहां पर थे? नेहरू जी ने 1961 के अंदर आरक्षण का विरोध करा था, उस समय ये कहां पर थे? जब वीपी सिंह की सरकार आई थी तो उन्होंने मंडल आयोग लागू करा,
इससे पहले इन्होंने मंडल आयोग को कूड़े के टोकरी में डाल रखा था, तब ये कहाँ थे? ये जो आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है राज शर्मा, मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर जातिगत जनगणना कर रहे हैं। जो आंकड़े आपके पास ऑलरेडी हैं और जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जैसे नीतीश कुमार ने दम दिखाया ना बिहार में करके, आपके कितने राज्यों में सरकार है, कितने मुख्यमंत्री हैं आपके, उन राज्यों में हो गया जातिगत जनगणना, आ गए आंकड़े सामने। मैं आपको बताऊं, ये मेन देखिए, कभी कभी हमें जो काम करना होता है उसकी स्ट्रेटजी देखनी होती है किस तरह होगा। ये जो भी होगा वो होगा केंद्र के द्वारा, और हम दावे के संग कहते थे कि मैं कह रहा ना आपसे कुछ गलतियां हमसे हुई। अभी एक अब गोयल साहब, अरे अनिल जी, अब उन्हें बोलने दीजिए, आप भी वही कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। जाति जनगणना राज्यों में हुई थी। आप एक बात बताइए, मैं आज आपको भी कहता हूं कि गोयल साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली, क्यों नहीं करवा रहे हो आप? राज्यों में क्यों नहीं करवा रहे हो? भुगतना पड़ रहा, ये गोयल साहब ने बोली। कुछ नीति हमारी गलत ना होती तो देश को ये 10 साल गलत नीति झेलने पड़ते। अरे आपकी गलत नीति नहीं है। आज भी विदेशों में जाके विदेशी भाषा बोलते हैं। आज भी भारत में अनिल जी आपकी भाषा भी पाकिस्तान, अनिल जी आप भी अब उन्हें मौका नहीं दे रहे ना। भाषा भी मैं कैसे मुझे बीच में कैसे बोलेंगे? आप मुझे बताओ, आपकी भाषा चीन से क्यों मिलती है? आपकी भाषा पाकिस्तान से क्यों मिलती है? आप देश को क्यों बांटना चाहते हैं? आप देश की बात देश के बाहर जाकर ठीक है, आराम से। राज शर्मा जी, आपने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। राहुल गांधी का जो मिशन है वो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो लोकसभा चुनाव से भी 6 महीने पहले से ये चीज बोल रहे हैं। अब तो लोकसभा चुनाव का परिणाम आए हुए भी बहुत दिन हो गए। कौन से कांग्रेस शासित राज्य में जातिगत जनगणना शुरू हुई? नीतीश कुमार ने तो दम दिखाया ना, बिहार में करके दिखाया, आप क्यों नहीं कर पाते? नहीं, हम अधूरे काम नहीं करते। हम केंद्र में सरकार, क्योंकि सारा कुछ अगर कोई करेगी तो वो केंद्र से होगा। अरे नीतीश जी ने तो फैसला लिया आरक्षण बढ़ाने का, आप भी ले लीजिए। काम पूरा करना है। जैसे हम कहते हैं जातिगत गणना हो। अच्छा एक बात पूछूं मैं, मुझे एक जवाब दे दो। आज जवाब दे दो। आज अनिल जी काफी गुस्से में, इतना गुस्सा होते नहीं वो। बीपी सिंह की सरकार में जिस बोला था सरकार थी, जाति जनगणना हुई थी, आपने क्यों नहीं खोली? मनमोहन सिंह सरकार में जाति जनगणना क्यों नहीं खोली? मनमोहन सरकार में जो जाति जनगणना हुई थी उसको क्यों नहीं पटल में रखा? आपने क्यों नहीं पटल में रखा? चलिए ठीक है, मुझे आशीष जी के पास जाना है। आशीष जी, मान लीजिए कि देश में हो जाती है जातिगत जनगणना। एक सेकंड, इसे सुन तो लीजिए। मान लीजिए राहुल गांधी का सपना पूरा हो जाता है, देश में जातिगत जनगणना हो जाती है। हमारे सामने एक बिहार राज्य है एग्जाम्पल के तौर पर, उन्होंने कहा जी हमने जातिगत जनगणना की, SC ST OBC की संख्या 85% है, आरक्षण उन्होंने बढ़ा दिया, 65% तक उठाकर ले गए वो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देश में जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण को बढ़ाना पड़े, कहां तक जाएगी वो लिमिट, और उसे कैसे तय किया जाएगा, और क्या उससे सॉल्यूशन वो हो जाएगा जो सॉल्यूशन हम चाहते हैं? आशीष जी, जातिगत जनगणना का मकसद क्या होगा, क्या हासिल करेंगे हम, समझा दीजिए जरा आशीष जी। मैं इसका दूध पानी का पानी कर दूं, बड़ा रोचक सवाल है। हाँ। अगर ये जातिगत जनगणना मान लीजिए हो भी जाए, एक तो स्टेट गवर्नमेंट जातिगत जनगणना नहीं करा सकती, कभी भी कराएगा तो सेंटर ही कराएगा। लेकिन अगर जातिगत जनगणना हो भी गई, लोगों की जातियां पता चल भी गई, उनकी सामाजिक आर्थिक दशाएं पता चल भी गई, तो जिस तरह से बार बार बात ये हो रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को 50% से बढ़ा देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी ने पिछले काफी समय से संविधान को ढंग से पढ़ा नहीं है। जो इंदिरा साहनी का केस हुआ था 1992 में, उसमें 9 जजेस की जो है वो बेंच बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कि पूर्ण बेंच बोला जाता है। उस बेंच ने क्लियर कट ये बोला है कि रिजर्वेशन किसी भी सूरत में 50% से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इसको उन्होंने संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना है। इसके पहले जो तमिलनाडु में 62% तक गया हुआ है वो ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है, लेकिन उसमें भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 1973 में केशवानंद भारती वाद के पहले जितने भी मुकदमे रहेंगे या जितने भी केसेस रहेंगे उन पर हम जो है 9th शेड्यूल में होने के कारण उनको टच नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर आपने 9th शेड्यूल में डाल भी दिया, जैसा कि आरजेडी बोल रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं
कि आप 9 शेड्यूल में डालिए। 9 शेड्यूल में डालने के बावजूद भी वो सेफ नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको, चूंकि एक बार बेसिक स्ट्रक्चर मान चुकी है कि 9 जजेस से ऊपर की कोई बेंच बैठेगी, वही जाकर के इसको खारिज कर पाएगी, जो अपने आप में हाल फिलहाल बहुत बड़ा काम को लगता है कि ऐसा कभी हो भी पाएगा। दूसरी चीज ये है कि रिजर्वेशन में हम लोग लगातार जो बात सिर्फ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को कह रहे हैं, वह संविधान सभा के अंदर स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उसको खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक और आर्थिक जो कारण है उसके ऐतिहासिक परिदृश्य होने चाहिए कि इस वर्ग विशेष में क्यों आया। रिजर्वेशन हमारे यहाँ जातियों को नहीं, हमारे यहाँ वर्गों को दिया गया है। ये बात अलग है कि वर्गों का निर्माण जाति विशेष से मिलकर के होता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो ये कहता है कि आप उपवर्ग बना लीजिए, तो एक क्रिटिसिज्म यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का भी होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर लगातार बंदर की तरह गुलाटी मारता रहा है। जो बात वो ईमानदार के केस में कहता है वो टी नागराज के केस में उलट देता है, टी नागराज का केस जो है वो आगे चल करके उलट देता है। जब इन्होंने प्रमोशन की बात रोकने के लिए कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि ये जो है रिजर्वेशन की मौलिक भावना के विरुद्ध जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 50वां संविधान संशोधन ला करके उस बात को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसमें पलट दिया था। तो ये लगातार होता रहा है। रिजर्वेशन के बाद से जनता को वो जुना दिया गया है जिससे कि वो बजाते रहे। तो ये हालात ये है कि देश की 60% आबादी आज 12,000 रुपए प्रति माह से कमा रही है, और हमको ये देखना होगा कि ये जो गरीबी है, इस गरीबी का मूल कारण कहाँ पर छिपा है। शिक्षा में आपने दे दिया, लेकिन शिक्षा का स्तर आपने गिरा दिया। हेल्थ को आप कहते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड दे देंगे, लेकिन हेल्थ का स्टैंडर्ड आज की तारीख में गिर गया है। भारत में जो 1,000 जनसंख्या पर जो हॉस्पिटल बेड की अवेलेबिलिटी है वह मात्र 29 है, जो युगांडा और रवांडा के बराबर पड़ी हुई है। तो आप अगर रिजर्वेशन देकर के डॉक्टर्स को बना भी देते हैं, भारत के 75 से 80% डॉक्टर जो रिजर्वेशन प्राप्त डॉक्टर भी है वो शहरों में रहना पसंद करते हैं, वो वापस अपनी मलिन बस्तियों में नहीं जाना पसंद करते हैं। वहां पर डॉक्टर नहीं है। कोविड के समय में हमने देखा था कि 16 डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई थी। तो रिजर्वेशन के पीछे की जो मौलिक बहस थी संविधान सभा की, उसको आप सामने लेकर के आइए, और जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी, आप देखिए कि किस तरह से नेहरू उस पर वर्क करते हैं। आरक्षण का सवाल एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ध्यान से, बहुत गहनता से चर्चा की जरूरत है, लेकिन इस समय राजनीति के केंद्र में सिर्फ आरक्षण नजर आ रहा है, जातिगत जनगणना नजर आ रही है, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त जिनका जवाब नजर नहीं आ रहा है, और सारी पार्टियां एक दूसरे पर यह आरोप लगा रही हैं कि फला पार्टी आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।